नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा है और मैं आपके सामने हूं शकील साजिद। बढ़ते हैं चर्चा की तरफ। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जब वर्ल्ड कप जीता तो पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। 2 नवंबर को नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेले गए फाइनल में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराकर एक इतिहास रच दिया, ऐतिहासिक जीत हासिल की। यह भारत का पहला महिला वनडे वर्ल्ड कप खिताब था। इसके कुछ दिन बाद 5 नवंबर को टीम की सभी खिलाड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने दिल्ली पहुंचे। पीएम मोदी ने सबको जीत की बधाई दी और उनसे खुलकर बात की। इस मुलाकात का लगभग आधे घंटे का वीडियो बाद में जारी किया गया, जिसमें कई मजेदार और दिल छू लेने वाले पल देखने को मिले। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से कहा कि आज बहुत खास दिन है, क्योंकि आज देव दिवाली भी है और गुरु पर्व भी। उन्होंने टीम की मेहनत और आत्मविश्वास की तारीफ करते हुए कहा कि आप सब ने देश का नाम खूब रोशन किया है। टीम के कोच अमोल मजुमदार ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि 2 साल से वो टीम के साथ है और हर प्रैक्टिस सेशन में लड़कियों की एनर्जी देखकर उन्हें लगता था कि कुछ बड़ा जरूर होगा। उन्होंने कहा कि इन 2 सालों की मेहनत आखिरकार रंग लाई और बेटियों ने जो किया वो पूरे देश के लिए फख्र की बात है। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने मोदी जी को याद दिलाया कि पिछली बार 2017 में जब टीम उनसे मिली थी तब वो ट्रॉफी के बिना आई थी। उन्होंने कहा कि उस समय पीएम मोदी ने जो बातें कही थी उन्होंने टीम को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। हरमन ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार हम ट्रॉफी लेकर आए हैं और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। स्मृति मंधाना ने भी कहा कि 2017 की मुलाकात उनके लिए बहुत यादगार थी, क्योंकि तब मोदी जी ने उन्हें बताया था कि कैसे उम्मीदों के दबाव को संभालना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने कई बार वर्ल्ड कप हारा, कई बार निराशा मिली, लेकिन इस बार हमने जो कर दिखाया जिसका सपना हर भारतीय लड़की देखती है। मुलाकात के दौरान माहौल खुशनुमा था। पीएम मोदी ने दीप्ति शर्मा से हंसते हुए पूछा कि उनके हाथ पर हनुमान जी का टैटू क्यों है। दीप्ति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मुझे हनुमान जी पर बहुत विश्वास है। जब भी कोई परेशानी आती है मैं उनका नाम लेती हूँ और सब ठीक हो जाता है। मोदी जी ने सर हिलाकर कहा कि आस्था इंसान को मजबूत बनाती है। इसके बाद उन्होंने कप्तान हरमन से पूछा कि उन्होंने जीत के बाद गेंद अपनी जेब में क्यों रखी थी। हरमन ने हंसकर कहा, वो बाल मेरे पास आई तो मैंने सोचा भी हमेशा मेरे पास ही रहेगी, अभी भी मेरे बैग में है। इस पर सभी हंस पड़े। मुलाकात का सबसे मज़ेदार पल तब आया जब हरलीन देओल ने थोड़े शरारत भरे अंदाज में पूछा, सर आपकी स्किन इतनी ग्लो करती है, इसका राज क्या है। इस पर पीएम मोदी हंस पड़े और बोले, अरे मैंने तो कभी इस पर ध्यान भी नहीं दिया। तभी स्नेह राणा ने कहा, सर ये तो करोड़ों देशवासियों के प्यार का असर है। मोदी मुस्कुराए और बोले, ये प्यार और आशीर्वाद ही सबसे बड़ी ताकत होती है। उन्होंने कहा कि जब लोगों का स्नेह मिलता है तो चेहरे पे चमक अपने आप आ जाती है। पीएम मोदी ने टीम के हर खिलाड़ी से उनके खेल और मेहनत के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि ये जीत सिर्फ मैदान पर नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों के दिलों में भी दर्ज हो गई है। उन्होंने सभी को बधाई दी और कहा कि आप सबने दिखा दिया कि बेटियां किसी से कम नहीं हैं। आपने पूरे देश को प्रेरणा दी है। टीम इंडिया की इस जीत ने देश भर में नया जोश भर दिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 298 रन बनाए। शेफाली ने 87 रन की पारी खेली और 2 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द फाइनल बनी। दीप्ति शर्मा ने 58, स्मृति मंधाना ने 45, ऋचा घोष ने 34 रन बनाए। जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम 246 पर आउट हो गई। आयो बोंगा खाका ने भारत के 3 विकेट लिए, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। ये सिर्फ एक ट्रॉफी की जीत नहीं बल्कि सालों की मेहनत, संघर्ष और सपनों का फल था। पीएम मोदी ने कहा कि आपकी जीत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। अब हर छोटी लड़की जो क्रिकेट बैट उठाती है वो सोच सकती है कि वो भी वर्ल्ड कप जीत सकती है। इस पूरी की पूरी बैठक में कुछ खिलाड़ी मुस्कुरा रहे थे, कुछ की आंखें नम थी। हर किसी को यह एहसास था कि उन्होंने सिर्फ एक मैच नहीं जीता, देश का दिल जीत लिया है। मुलाकात के आखिर में मोदी ने सभी खिलाड़ियों को आशीर्वाद दिया और कहा कि खेल में जीत हार होती रहती है, लेकिन जो टीम जुनून और एकजुटता से खेलती है वही इतिहास बनाती है। आपने इतिहास रच दिया है। दोनों की मुलाकात यादगार बन गई। हंसी मजाक, भावनाओं और प्रेरणा से भरे इस पल ने दिखा दिया कि जब बेटियां ठान लेती है तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं होती। एक और अच्छी खबर हम भारतीयों के लिए। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के चुनाव में भारतीय मूल के डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट नेता जोहरान ममदानी ने इतिहास रच दिया। उन्होंने पूर्व गवर्नर
एंड्रियो कुआमो और रिपब्लिक उम्मीदवार कर्टिस सिल्वा को हराकर शानदार जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही 34 साल के जोहरान न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मुस्लिम मेयर बन गए हैं। उनकी जीत को न्यूयॉर्क की राजनीति में एक बिल्कुल नई पीढ़ी और नए दौर की शुरुआत माना जा रहा है। जोहरान ममदानी की जीत का जश्न भी कुल फिल्मी अंदाज में मनाया। जैसी ही उनकी जीत की घोषणा हुई, उन्होंने कैंपेन मुख्यालय में बॉलीवुड फिल्म धूम का मशहूर गाना धूम मचाले धूम बज उठा। गाना बजते ही माहौल में जोश भर गया। ममदानी मंच पर आए, पत्नी रमा दुआजी से गले मिले, उन्हें चूमा। उसके बाद उन्होंने अपनी मां मशहूर फिल्मकार मीरा नायर को गले लगाया। फिर उनके पिता महमूद ममदानी भी मंच पर आए और पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। ये पूरा पल कैमरे में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर धूम मचाले मेयर के नाम से वायरल हो गया। अपनी जीत के बाद ममदानी ने जो भाषण दिया, उसमें उन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री स्वप्न दृष्टा जवाहरलाल नेहरू को याद किया। उन्होंने नेहरू के मशहूर भाषण ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, नियति से साक्षात्कार को उद्धृत करते हुए कहा कि इतिहास में ऐसे क्षण बहुत कम आते हैं जब हम पुराने से नई की ओर बढ़ते हैं, जब ये एक युग खत्म होता है और एक नई सोच जन्म लेती है। आज न्यूयॉर्क ने भी वही किया है, पुराने सिस्टम को छोड़कर एक नए युग की शुरुआत की है। अब ये बहानों का नहीं बल्कि साहस और ईमानदारी की राजनीति का वक्त है। उनके इन शब्दों पर लोगों ने जमकर तालियां बजाई। ममदानी कहा कि आज न्यूयॉर्क ने दिखा दिया है कि जनता पुरानी राजनीति से थक चुकी है। अब लोग ऐसे नेताओं को चाहते हैं जो अमीरों की नहीं, आम लोगों की बात करें। उन्होंने पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो पर निशाना साधते हुए कहा, हमने एक राजनीतिक वंश को खत्म किया है। मैं उन्हें उनके निजी जीवन के लिए शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन आज के बाद उनका नाम नहीं लूंगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ममदानी की पारिवारिक पृष्ठभूमि भी काफ़ी दिलचस्प है। जन्म कंपाला युगांडा में हुआ। पिता मशहूर शिक्षाविद महमूद ममदानी है, जबकि मां भारत की जानी मानी फिल्म निर्देशिका मीरा नायर है। मूल रूप से उनका परिवार गुजरात से है। बचपन में ही जोहरान अपने परिवार के साथ न्यूयॉर्क आ गए थे। वहीं उन्होंने पढ़ाई और समाज सेवा से जुड़कर राजनीति की राह पकड़ी। 2018 में उन्होंने अमेरिकी नागरिकता ली और धीरे धीरे स्थानीय राजनीति में पहचान बनाई। उनका पूरा चुनाव अभियान भी बेहद दिलचस्प और युवाओं से जुड़ा हुआ था। उन्होंने मुद्दे उठाए जो सीधे लोगों की जिंदगी से जुड़े थे, उन्हें टच करते थे, जैसे कि किराए का नियंत्रण, सस्ती आवास योजनाएं, मुफ्त और तेज बस सेवाएं, फ्री चाइल्ड केयर सुविधाएं, सरकारी किराना स्टोर और अमीरों पर टैक्स बढ़ाने की योजना। उन्होंने कहा था कि न्यूयॉर्क सिर्फ अमीरों का शहर नहीं रहेगा, ये हर उस इंसान का शहर होगा जो मेहनत करता है। उनके इस संदेश ने बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर खींचा, खासकर युवाओं और प्रवासी समुदाय में वे बेहद लोकप्रिय रहे। ममदानी की जीत की रात ब्रुकलिन में उनके मुख्यालय पर जब नतीजे आने शुरू हुए तो लोग झूम उठे। समर्थकों ने ढोल नगाड़े बजाए, एक दूसरे को गले लगाया और धूम मचाले की धुन पर जम कर नाचे। किसी बॉलीवुड फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा माहौल था। हर कोई खुश था कि न्यूयॉर्क को एक नया जोशीला और प्रगतिशील नौजवान मिला है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी ममदानी सहित डेमोक्रेट्स को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज की जीत हमें याद दिलाती है कि जब हम एकजुट होकर भविष्य की सोच रखने वाले नेताओं को चुनते हैं तो हम बदलाव ला सकते हैं। वहीं मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया साइट ट्रूथ सोशल पर रिपब्लिकन हार का ठिकरा अपने चुनाव में न उतरने और शटडाउन पर फोड़ा। उन्होंने लिखा, ट्रंप was not on the ballot and shut down। यही दो वजह हैं जिनसे रिपब्लिकन हारे। जोहरान ममदानी की जीत न सिर्फ एक राजनीतिक सफलता है बल्कि प्रवासी भारतीयों के लिए गर्व का पल भी है, जिन्होंने दिखा दिया कि मेहनत, ईमानदारी, सही सोच के साथ इंसान दुनिया के किसी भी कोने में बदलाव ला सकता है। वो इस बात का सबूत है ममदानी की न्यूयॉर्क अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है। ये जीत न सिर्फ ममदानी की बल्कि उन सभी की, उन सभी लोगों की है जो एक बेहतर, बराबरी वाले और इंसानियत से लबालब समाज का ख्वाब देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज 6 नवंबर बिहार में पहले चरण का चुनाव, जहां 18 जिलों में 121 सीटों पर मतदान आज सुबह से जारी है और हमें जो खबर मिली है शाम 5 बजे तक पहले चरण में 61% से ज़्यादा मतदान हो चुका है।
इस पहले चरण में 1314 प्रत्याशी मैदान में हैं। ये चरण इस बात की दिशा में भी मायने रखता है कि किस गठबंधन की बुनियाद कितनी मजबूत। इस चुनाव को सिर्फ राज्य स्तर का मामला नहीं माना जा रहा है, ये राष्ट्रीय राजनीति में भी एक परीक्षा का मंच है, विशेषकर नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली राजग के लिए। अगर राजग इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसे आगे राज्यों में भी राजनीतिक बढ़त मिल सकती है। वहीं यदि प्रदर्शन कमजोर रहा तो गठबंधन के लिए चिंता का विषय बनेगा। शिक्षा, रोजगार युवा वर्ग के लिए बड़ी चुनौती बने हैं। राज्य में 15 से 29 आयु वर्ग में बेरोजगारी बड़ी समस्या है। विकास एवं इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, बिजली, उद्योग की कमी को विपक्ष ने चुनावी मुद्दा बनाया है। मतदाता सूची वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण को लेकर विवाद है। विपक्ष का आरोप है कि लाखों मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। समुदाय राजनीति और मतदाता गणना का बदलता दृश्य। राज्य में मुस्लिम समुदाय लगभग 2.3 करोड़ मतदाता महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा नए दल जैसे जन स्वराज, प्रशांत किशोर का उभार दिख रहा है, जो पारंपरिक गठबंधनों को चुनौती दे सकता है। इसी तरह सामाजिक समीकरण, जात, धर्म, समुदाय अब सिर्फ वही नहीं रहने जा रहे, नए राजनीतिक समीकरण बनते दिख जा रहे हैं। आज सुबह 7 बजे से शाम तक ये चुनाव की प्रक्रिया चली। चुनाव आयोग ने साइलेंस पीरियड, मतदान से पहले प्रचार निषेध अवधि लागू किए तथा एग्जिट पोल पर भी प्रतिबंध लगा रहा है। प्रबंधन, सुरक्षा बड़े कड़े हैं। केंद्रीय बल, सुरक्षा दल आदि तैनात है। मतदान शांतिपूर्वक हो सके इसलिए इस पहले चरण के बाद दूसरा चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा, जिसमें 122 सीटें शामिल हैं। मतगणना का दिन 14 नवंबर तय है। राजनीतिक दलों के लिए रणनीति तथा परिणाम प्रभाव की दृष्टि से अहम है। राज्य में विशेष गहन मतदाता सूची संशोधन किया गया है, जिसमें कई नाम हटने या संशोधित होने की बात सामने आई है। पूरे विपक्ष ने इसे मत अधिकार हनन का आरोप लगाया है, खासकर कुछ अल्पसंख्यक समूहों और गरीब समूहों के बीच। इस तरह चुनाव की निष्पक्षता, प्रक्रिया, विश्वास यह एक अहम परीक्षण बना हुआ है। इस चुनाव में जात समुदाय के समीकरण बेहद मायने रखते हैं। राज्य में पिछड़ा वर्ग ईबीसी करीब 36% है, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी करीब 27% और दलितों का हिस्सा लगभग 19.6% है। स्पष्ट है कि दल, उम्मीदवार चयन और गठबंधन राजनीति में सामाजिक पहचान, जात, समुदाय के मापदंड निर्णायक होंगे। साथ ही आरक्षण, सामाजिक न्याय, जात सर्वेक्षण जैसे मुद्दे भी चुनावी विमर्श में बढ़कर सामने आए हैं। राज्य से बड़े पैमाने पर श्रम प्रवासन, पलायन हो रहा है। लोग बेहतर कृषि, काम, उद्योग या सेवा के लिए बाहर जा रहे हैं। ये पलायन राजनीति को भी प्रभावित कर रहा है। जामवाड़ा क्षेत्रों में मुकाम बदलने वाले मतदाताओं का प्रचलन देखने को मिल रहा है। वहीं गरीबी, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की सीमितता और रोजगार के अवसरों की कमी भी मतदाता विमर्श के शीर्ष में है। राज्य में महिलाओं का मतदाता प्रतिशत लगभग 47% है और महिलाएं चुनावी परिदृश्य में निर्णायक भूमिका निभा रही हैं। एमवाई का नया जो समीकरण है वो महिला और युवा हो गया है। युवाओं का 15 से 29 आयु वर्ग की संख्या बहुत बड़ी है। इनकी उम्मीदें और असंतोष दोनों चुनावी माहौल को बेहद प्रभावित कर रहे हैं। राजनीतिक दल अब पहली बार वोट देने वाले युवाओं को बेरोजगारी, शिक्षा, प्रशिक्षण, स्किलिंग को टारगेट कर रही है। आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ नवा रायपुर से। एयर शो देखने के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग नवा रायपुर के सेन तालाब और आसपास के इलाके में उमड़े। इस वजह से एक्सप्रेसवे से नवा रायपुर तक कई किलोमीटर लंबी वाहनों की कतार बन गई। आम नागरिकों को अपनी गाड़ी पार्क करने, शो स्थल तक पहुंचने और वापस निकलने में घंटों का वक्त लगा। इसके चलते लोगों में बेहद रोष देखने को मिला। आयोजन स्थल पर वीआईपी, वीवीआईपी गेस्ट के लिए अलग रूट, सहज पहुंच एवं संभवतः बेहतर सुविधाएं पहले से सुनिश्चित थी, जबकि आम नागरिकों को लंबे वक्त तक पैदल चलना पड़ा। पार्किंग समस्या हुई तथा ट्रैफिक में फंसे रहने की समस्या सामने आई। मंचों पर इस असंतोष का उल्लेख मिल रहा है कि वीआईपी तो सहज निकल गए, लेकिन जनता घंटों फंसी रही। ट्रैफिक कंट्रोल, पार्किंग व्यवस्था, पैदल चलने वालों के लिए विशेष लेन वर्क आदि उचित रूप से तैयार नहीं दिखे। इस तरह आयोजन प्रबंध में भीड़ प्रवाह, एग्जिट व आपातकालीन सहायता जैसे पहलुओं की कमी भी भारी महसूस हुई। लोकतांत्रिक निष्पक्षता व सम्मान संवेदनशीलता का प्रश्न। ऐसी बड़ी सार्वजनिक जगहों में घटना में आम नागरिकों को जब सुविधा होती है और विशेष वर्ग को अलग सुविधा मिलती है तो वो समान नागरिक अनुभव व सर्वसामान्य होने की भावना पर सवाल खड़ा करता है।
आम लोग लंबे समय तक इस जाम में फंसे रहे। भेदभाव की मानसिकता ऐसा लगता था कि लोगों को तंग कर रही है। शो का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन, पैट्रियटिज्म व एयरफोर्स की प्रशंसा था और उस दृष्टि से शो ने बहुत शानदार भूमिका निभाई। लेकिन वही इसके अंदर मौजूद संगठनात्मक दबाव, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयारी ना होना व जनता की सहज भागीदारी सुनिश्चित ना हो पाना बहुत बड़ी कमी बन के नजर आया। आयोजकों और राजनगर प्रशासन को चाहिए कि भविष्य में ऐसी बड़ी घटनाओं के लिए भीड़ प्रबंधन योजना, पार्किंग, पहुंच मार्ग पहले से तय करें। एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए तब जबकि समान अवसर सभी को मिले। आयोजन स्थल से निकलने व आने वाले नागरिकों के लिए शेड्यूल, संचार, पैदल लेन, शटल बस सेवा आदि प्रभावित रूप से संचालित होनी चाहिए। मीडिया और नागरिकों को पहले सूचना देना हो कि कब कहां पहुंचना है, किस रूट का उपयोग करना है, ताकि मेरे हिस्से का अनुभव बेहतर हो। आगामी कार्यक्रमों में इस तरह की गलत स्थिति और रोष की संभावना कम रहेगी। हम ये उम्मीद करते हैं एक बहुत शानदार शो, अगर उसके बाद भी लोगों में आक्रोश है और रोष है तो ये आयोजकों की बहुत बड़ी कमी है और इसमें सुधार की पूरी गुंजाइश है। आज के हमारे कार्यक्रम चर्चा में है सिर्फ इतना ही। इजाजत दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार।